भारती जारियत का मुंह तोड़ जवाब देगा वजीर आजम इमरान खान। पुलवामा में झड़प, 4 मासूम कश्मीरी शहीद। भारतीय कश्मीर दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मुशावरत के लिए तलब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है कैपिटल व्यू। मैं हूं यासिर रहमान और मेरे साथ हैं फरूख पताफी। फरूख कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक। 921264 और 921264 पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, लेकिन अब से कुछ देर के बाद आज वज़ीर आज़म ने खिताब किया है कौम से, और कौम से उन्होंने जब खिताब किया और खासतौर पे कौम से खिताब भी था, लेकिन साथ साथ हमारे पड़ोसियों को जिन्हें ज़्यादा मसला है कुछ दिनों से, और वो भारत के अंदर एक अजीब सा एक माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो सबको पता है कि इसके मकासद क्या हैं। इसके मकासद में यकीनन जो उनकी दाखिली सियासत है वो सबसे ऊपर है, और वो दाखिली सियासत की वजह से पूरे खित्ते को जो है किसी और तरफ लेकर जा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने बड़े वाज़ेह तौर पर कहा कि पाकिस्तान की इंटेंशंस क्या है। पाकिस्तान किसी भी कार्रवाई को अपनी जमीन पर ना होने देगा, और न ही अपनी जमीन को इसके ऊपर जो है किसी किस्म का इस्तेमाल के लिए पाकिस्तान जो है रजामंदी करेगा, क्योंकि पाकिस्तान अब डिफरेंट सोच के साथ चल रहा है, नया पाकिस्तान है। उसके साथ साथ उन्होंने कश्मीरियों की जो अबतर सूरत हाल है उसका तस्करा किया और बेसिक रीजन को डिफाइन किया कि क्या एक वजह है कि वो अब अपनी जान की परवाह भी नहीं कर रहे। मकबूजा कश्मीर में आपने जो सिलसिला जुल्म बर्बरियत का इस लेवल तक ले गए हैं कि अब वो अपनी जान की परवाह भी नहीं कर रहे। इस रीजन को भी देखें। और उसके बाद वज़ीर आज़म ने यह भी बताया कि अगर किसी को कोई गलतफहमी है पाकिस्तान के बारे में तो जनाब हम इस बारे में सोचेंगे नहीं, हम कर गुजरेंगे। तो यकीनन ये जो खिताब का, मुफस्सिल खिताब का, जामे खिताब का, हमारी इंटेंशन बड़ी वाज़ेह थी, जाहिरी थी, और हमने बता दिया कि आज पाकिस्तान किस जगह पे खड़ा है और पाकिस्तान क्या कर सकता है अगर पाकिस्तान के साथ किसी किस्म की जो है वो एडवेंचरिज्म करने की कोशिश की गई है। पहले जिक्र कर लेते हैं वज़ीर आज़म की स्पीच के हवाले से। जी बिल्कुल। जब वज़ीर आज़म की स्पीच पे हम बात कर रहे थे, और इस मतलब शॉर्ट के हवाले से कहा जा रहा है, हाँ जी, पहले सुन लेते हैं थोड़ा सा जो पोर्शन है स्पीच का, उसके बाद फिर हम इस पे फर्दर बात करेंगे। पहले सुन लेते हैं। हम हिंदुस्तान में सुन रहे हैं, आवाजें सुन रहे हैं, मीडिया पे सुन रहे हैं, पॉलिटिशियंस की आवाजें आ रही है कि पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए, पाकिस्तान के ऊपर बदला लेना चाहिए, स्ट्राइक चाहिए। पहले तो कौन सा दुनिया का कानून किसी भी एक शख्स या मुल्क को जज, जूरी और एक्सिक्यूशनर बनने की इजाजत देता है? ये कौन से इंसाफ के निजाम में है? दूसरी चीज, आपका इलेक्शन का साल है और हम समझते हैं कि इलेक्शन में बूस्ट मिलेगी कि अगर पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। पाकिस्तान कोई और दूसरा रास्ता नहीं होगा रिटेलिएट करने के बगैर, जवाब देने के बगैर। और उसके बाद बात किधर जाती है? हम सब जानते हैं कि जंग शुरू करना आसान है, शुरू करना तो जंग इंसान के हाथ में होती है, लेकिन जंग खत्म करना इंसान के हाथ में नहीं होती। जंग शुरू करना तो इंसान के हाथ में है, इसको खत्म करना इंसान के हाथ में नहीं है। इफ एंड बट, कोई इफ एंड बट नहीं देखा। बिल्कुल साफ सुथरी बात की जनाब, हम ये चाहते हैं, लेकिन अगर आप वो चाहते हैं तो उसके लिए भी हम चाह रहे हैं। अच्छा, आई एम रियली प्राउड ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर। आज के दिन जो है ना, जब से ये वाकया हुआ है उसके बाद से आपको पता है कि पाकिस्तान में मेहमान आ रहे थे, वो मेहमान आज इंडिया पहुंचे, लेकिन उनके आने के ऊपर इंतजार में हम तैयारियां कर रहे थे और वी हैव टू फोकस देयर। इंडियन मीडिया और इंडियन गवर्नमेंट बाहर कैप, इंडियन पॉलिटिशियंस जो है वो एस्केलेट किए जा रहे थे। कोई रैशनल आर्गुमेंट नहीं आ रही थी, सिर्फ विक्टिमहुड,
पाकिस्तान का व्यूज और इस तरह की घिनौनी बातें जिसका अब मैं जिक्र भी करूं तो मुझे अफसोस होता है कि अपने आप को कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, लेकिन उस जमहूरियत का जो दिल है वो किसी चूजे से भी छोटा है कि इतनी थोड़ा सा वो नहीं है, उसके अंदर कंपैशन नहीं है, सेंटिमेंट नहीं है कि वो दूसरों को दिखा सके। आप बड़े जनरस, आपने चूजे की बात की, मैं चूहे की बात। हाँ चूहे। अच्छा, दूसरी साइड पे हमारा प्राइम मिनिस्टर जब वो स्पीच कर रहा है तो पहली चीज जो नजर आई मुझे, एक बहुत कंप्रिहेंसिव स्पीच लेकिन बहुत ब्रीफ स्पीच, और उसके अंदर उन्होंने कौन सा एस्पेक्ट है जो छोड़ा। स्टार्ट करते हैं, वो कहते हैं कि जी पहले तो बताया कि मैं आज क्यों कर रहा हूं, फिर कहते हैं कि ये पुलवामा से हमें फायदा कैसे हो सकता है। हम सारी दुनिया को अटेंशन ला के बैठे हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करो, इन्वेस्टमेंट आ रही है, मेहमान आ रहा है, और ऐसे वक्त में हम खुद अपने आप को सबोटाज करेंगे, ऐसा तो कोई अहमद कर सकता है। अच्छा, उसके बाद भी आप देखें ना, कुलभूषण हो गया, FATF हो गया, 10 और चीजें पाकिस्तान क्यों करेगा। इस सारी कहानी का फायदा तो इंडिया को होता है। आगे इस इलेक्शन का भी हमारे PM ने कह दिया, फिर कंडेम किया, ठीक है, स्टेट्समैन बोल रहा है, कोई जो है ना वो नहीं बोल रहा है, हिंदुत्व का एक्सट्रीमिस्ट नहीं बोल रहा है, हमारा वजीर आजम बोल रहा है। दूसरा, कंडेम किया। तीसरा, इन्वेस्टिगेशन की ऑफर की, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन करो, वी आर विद यू। दूसरा, अगर एक्शनेबल इंटेलिजेंस है, वो बड़ा कहते हो, आज तक हाफिज सईद के बारे में कुछ नहीं पेश कर सके और लगातार लगे हुए हो कि जी ये एविडेंस मिल गया, वो एविडेंस मिल गया, तो प्रोड्यूस द एविडेंस। अगर करते हो तो हम कोऑपरेट करने को तैयार है। अगर ये भी नहीं है तो उसके बाद कहते हैं आगे से कि अगर तुमने जो है ना ये किया ना, इस तरह की कोई पाकिस्तान की प्रायोरिटी नहीं है कि इंडिया से खामखास लड़ता रहे, लेकिन अगर तुमने कोई एक्शन लेने की, मिस एडवेंचर करने की कोशिश की तो हम मौजूद हैं। और फिर ये याद रखना कि नए पाकिस्तान में अब सोचा नहीं जाएगा, तुम कुछ करोगे तो जवाब मिलेगा और फिर जंग रुकेगी नहीं। जब वज़ीर आज़म ने ये बात की है तो मुझे उनका पुराना नारा याद आया, तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। बिल्कुल, तो यकीनन यही बात है कि एक्शन होगा और होता नजर आएगा। एक और चीज, हमेशा भारत से जब हम बात करते हैं जी, पहले दहशतगर्दी पे बात कर लें। आज वज़ीर आज़म ने ये कॉर्नर भी उनका बंद कर दिया, उन्होंने कहा ठीक है अब दहशतगर्दी बात करना चाहते हैं, करो, करें बात। अच्छा, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि भारत जिसे स्केप गोट बना के हमेशा भागता था कि शायद पाकिस्तान कोई इस पे खौफ महसूस करेगा, कोई किसी किस्म की जो है बहाने तराशेगा। आज वज़ीर आज़म ने, हेड ऑफ द स्टेट ने, चीफ एग्जीक्यूटिव ने साफ साफ कह दिया, ओके आप बात करना चाहते हैं, आए दहशतगर्दी पे बात। लेकिन मैं आपको इंडिया की जो गेम बताता हूँ ना, उसके अंदर सर्कल के अंदर सर्कल होते हैं। ये याद रखिएगा, कारगिल हुआ ना, कारगिल के बाद जो है ना हाइप क्रिएट की और अमेरिका के साथ अलायंस कर लिया, डिफेंस का पैक्ट कर लिया। अच्छा, इसके बाद मुंबई होता है ना, मुंबई के इर्द गिर्द जो है वो सारी की सारी कहानी करते हुए न्यूक्लियर डील हासिल कर ली। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, अभी शहजादा साहब पहुंचे हैं ना, जाके ये कहेंगे कि डी एस्केलेट करो, वहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं ये बेनिफिट्स। तो इंडिया की ये गेम है, लेकिन हमारा काम है उसको एक्सपोज करना, में अपने बंदे मरवा के और खुद से सारा चीज बिल्कुल सही। अच्छा, ये जो अपने बंदे मरवाए या किसने मारे उसके ऊपर भी काम करते हैं और उसका भी डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो इस वक्त अपना इनकी गेम है ना, उसको एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। कहाँ करो, अपने हमारे वजीर आजम ने खुल के बात कर दी। इंडिया के अंदर जो लोग बातें कर रहे हैं, अब देखो, आप कहते हो कि जमहूरियत है, जमहूरियत है, यार ऐसी जमहूरियत होती है जिसके अंदर अगर सिद्धू ये कह दे कि पाकिस्तान जो है पूरे का पूरा तो दहशतगर्द नहीं हो सकता। यार मैंने आज तक चिड़ी नहीं मारी अपनी जिंदगी, और उसने कहा मैं भी हो गया, उसने कहा मुझे जान का कोई खतरा नहीं है, जो मैं कहता हूँ मैं अपने उसूलों का पक्का हूँ, मैं अपनी बात पे कायम। उसको कोई शो है, कोई कॉमेडी का कपिल शो है, उससे निकाल दिया, उसको निकाल दिया। अच्छा, इसी तरह से वो एक्टर है कोई कमाल हसन, उसने कहा कि जी प्लेबिसाइड क्यों नहीं कराते कश्मीर में, उससे जब तक उससे माजरत नहीं करा ली कि ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। सिद्धू साहब को चाहिए कि माजी में हमने देखा है कोई जो एक्टर्स थे, जब भी उन्होंने बात की, किसी ने भी बात की, कुछ ही दिन के बाद उनकी जो हालत हुई है सबको पता है, तो अपनी हिफाजत को यकीनी बना लें। बिल्कुल सही है, नहीं इंशाल्लाह ठीक रहेंगे। अच्छा, एक और उन्हीं की अपनी पार्टी का अपना CM, और ये कांग्रेस के मुंह पे सबसे बदनुमा दाग है कि जब भी एक्सट्रीमिस्ट चेहरा होता है ना, कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्वा के साथ आ जाती है। वो कैप्टन अमरिंदर सिंह आगे से वो शुरू हो गए जी कि तुम उठा लो वरना हम उठा लेंगे, और ये किरदार जो किरदार है वो सबके सामने। एग्जैक्टली। तो ऐसे तमाम फैक्टर्स हैं। हाँ, ये मैं बता दूं कि कुछ लोगों के अंदर आपको विजन नजर आती है। ममता बनर्जी
एक लीडर के तौर पे नजर आ रही हैं। और उन्होंने पता क्या कहा, उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस तो आपके पास सारे के सारा मौजूद था कि कुछ होने वाला है। आपने इतने बड़े कन्वॉयज को 78 कन्वॉय को कैसे अलाउ किया कि ऐसे मूव करे? दूसरा एक और प्रिंसिपल है भाई यासिर साहब, वो ये है कि जब ये कन्वॉयज चलते हैं ना तो आम ट्रैफिक को रोक लेते हैं। ये कैसे हो गया कि 350 किलो का जो वेपनरी है, बम है, वो उठा के एक बंदा दरमियान में आ गया और वो फट गया और तुम रोक ही नहीं सके? एक आपने जो बात की है ना, इससे मुझे एक शेर याद आ रहा है, वक्त करता है परवरिश बरसों, हाथ से एकदम नहीं होते। इस शेर का बड़ा पस मंजर है। वो क्या है, आपको याद है महबूबा मुफ्ती साहबा हुआ करती थी? महबूबा मुफ्ती मैं बता रहा हूँ, जब वो वज़ीर आला थी, जिन्हें कठपुतली वज़ीर आला कहा जाता है, तो उसके बाद उनकी हुकूमत खत्म होगी, उनका जो अलायंस था वो खत्म हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद गवर्नर राज लग गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? प्रेसिडेंशियल आ गया। इसका मतलब क्या है, एक ऐसी स्पेस क्रिएट करने की कोशिश की गई जहां पे ये जो चाहे वो कर सकते थे। तो इसका मतलब ये कि ये आज का हादसा नहीं है, इसको बड़े दूर से प्लान किया गया था। और कब टाइमिंग चेक करें आप, इलेक्शन कब होने वाले? 2 महीने 2.5 महीने बाद, 2.5 महीने के बाद इलेक्शन होने वाले हैं सर। जब 2.5 महीने के बाद इलेक्शन होने वाले हैं तो उसमें उससे पहले ये वाकया होता है, तो इसका सियासी तौर पे फायदा किसको होगा? सबसे बड़ा सवाल है, हिंदुस्तान की कौम को ये पूछना और सोचना चाहिए। बिल्कुल सही है। लेकिन मैं एक और बात भी बता दूं, देयर इज सच अ थिंग कॉल्ड द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। जब आप कोई एक काम बार बार करते रहें तो हमेशा जो है, मिसाल के तौर पर अगर आप खाने में सब्जी मंगाते रहें तो ऐसा ऐसा करके घटती जाती है। हम कहते होते हैं मार्जिनल यूटिलिटी जो है ना, वो आपकी हर एक फर्दर स्टेप के साथ कम होती है। बिल्कुल सही। ये जो मैं कह रहा था डिमिनिशिंग रिटर्न्स का, उसका बड़ा सिंपल है। देखिए एक बात याद रखें, जितना भी ज्यादा आप वॉर हिस्टेरिया फैला लें, बात यह है कि 2 न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, उनके दरमियान एक कहते हैं म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, कि तुम हमें तबाह करोगे तो तुम भी तबाह हो जाओगे। ठीक है, इस वजह से वॉर जो है वो आपने कहा है ना, ना घास रहेगी ना परिंदे। 2 न्यूक्लियर जो कंट्रीज हैं उनके दरमियान जब भी वॉर होती है तो उसके अंदर बचते तो दोनों साइडें नहीं। अब नरेंद्र मोदी इस हद तक भी नहीं जा सकते कि वो अपने मुल्क को, अपनी कंस्टिट्यूएंसी को टेस्ट कर लें, लेकिन वॉर हिस्टेरिया से आप करेंगे क्या? अब आप बढ़ाते जाओगे और ये बढ़ाते जाओगे, इलेक्शन डे तक जाएगा, लोग कहेंगे अबे तुमसे तो कोई काम ही नहीं होता जा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अब एस्केलेशन बहुत कर ली, आगे आपको इसका नुकसान होना है जो भी आप कर लें। तो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स अगर मोदी साहब याद रखे तो मेरे ख्याल में उनके लिए बेहतर होगा। ही हैज द बिगेस्ट स्टेक्स इन प्रेजेंट डे इंडियाज पॉलिटिक्स। लेकिन सैडली अब यही होता है ना कि इंडिया के अंदर जो है विजन विजडम का फुकदान इतना हो गया है कि हमारे वजीर आजम ने इतनी, यार ऑनेस्टली बंदा कह क्या रहा है? बंदा कह रहा है कि यार हम तो अमन करना चाहते हैं। सर इसे कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स। उन्होंने आज जाके उस ऑप्शन को भी निगेट कर दिया। चलें जनाब, आप हमेशा इस ऑप्शन पे कहते हैं कि पाकिस्तान कभी नहीं आएगा, आ जाता है पाकिस्तान। मजाक देखिए, वाकया होता है, 25 मुल्कों से बात कर रहे हैं। इंडिया कहता है कि हमने 25 एम्बेसडर को बुलाया, उनको ब्रीफिंग दी, P5 को हमने दी। सबको करना है, जो असल मुल्क है जिसके बारे में उससे तो बात कर लो, बेवकूफो नहीं करनी। अब जब ऐसी हरकत होती है तो उसके बाद जो है आपको पता चलता है कि एक मुल्क के अंदर मुल्क छोटे या बड़े नहीं होते, ज़हनियत छोटी या बड़ी होती है। और इस वक्त उनकी जो रूलिंग एलीट है उसकी इमेजिनेशन नहीं है। गुजरात से अभी तक बाहर नहीं निकल सकते। वैसे आप उसकी बात है, गुजरात से वो जो 2001-2 की जो फसादात हुए थे वही मेंटालिटी चल रही है कि शायद इसको कोई बना के एक्सक्यूज बना के आगे चलाया जा सके। ऑप्शंस की अगर हम बात करें, ऑप्शंस अब क्या क्या हो सकते हैं पाकिस्तान के पास कि हमने किस तरह से इफेक्टिवली दुनिया को रियलाइज करवाना है कि वो भारत को थोड़ा सा होश के नाखून दिलवाए कि जनाब आपके पास कोई क्रेडिबल एविडेंस है, लेकर आए। हम इन्वेस्टिगेशन चले हमारे पास ही लेकर आते, तो ऐसे इदारे कौम मौजूद है ना। यहाँ पे शाह कुरैशी साहब ने खत भी लिखा है कि वो इंटरवीन करे। ये तो कहना चाहिए भारत को कि वो इंटरवीन करे, हम कह रहे इंटरवीन करे। बिल्कुल सही। और ऑप्शन की बात करते हैं, साथ साथ कॉलर्स को भी इन्वाइट कर ले। मेरे ख्याल में 912643 912644 कॉल है सर? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इन्वाइट कर लें, कॉल करना। बिल्कुल, हमने शुरू में इन्वाइट किया था। अच्छा, आप कॉल कर रहे हैं जनाब?
ٹھیک ہے جی, اور ہم کوشش کریں گے اس پہ مزید ایکسپرٹس سے بات کر لیں. ہاں جی بالکل صحیح ہے, لیکن ساتھ ساتھ یہ پروگرام کا جو وہ ہے کلر ہے وہ تو کالرز ہیں, تو اس کو بھی ساتھ ضرور رکھنا چاہیے. اچھا باہر کے جو آپشنس کی بات ہے نا بھائی, سب سے پہلا تو یاسر صاحب what we have to do is we have to keep exposing India's propaganda. آج ہمارے وزیر اعظم کی اسپیچ جس نے سنی ہوگی اس کو یہ تو پتا ہوگا نا کہ پاکستان ہر لیول کے اوپر تیار ہے انگیجمنٹ کے لیے. جی بالکل, ہم نے ڈائلاگ کی بات بھی کی, ہم نے یہ بھی کہا کہ یار 2 + 2 کرو تو 4 بنتا ہے, 4 دکھا دو کہاں سے بنا ہے, پاکستان کو کیسے فائدہ ہوتا ہے. اچھا اس کے بعد ہم نے اور بھی بہت ساری باتیں سب آرگومنٹس کی اور آپ کے سامنے وہ موجود ہے, اور وزیر اعظم صاحب نے ایکسپوز کر دیا. دوسرا پھر آتا ہے آپ کا اور میرا کام, پھر تیسرا آتا ہے وہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیگ میں, اور آج بڑی زبردست اسپیچ ہوئی, ہمارا کیس جو ہے پریزنٹ کیا گیا, اس کو دلائل دی ہیں. ہاں آنےسٹلی, اور اگر یہ بات صاحب نے بہت زور میرے خیال میں اگر اسی طرح سے ہم کام کرتے رہے, میں تو حیران ہوتا ہوں انڈیا کیسے چلا گیا. کیونکہ آج آپ نے ان کے وکیل کی دیکھی تصویریں؟ ہاں جی, اس طرح سے وہ ایسے کر کے بیٹھے ہوئے. ہاں جی, یار یہ ہو کیا گیا. پتہ کیا ہے بڑی مزیدار بات ہے, جب لائرس کی بات آتی ہے نا, وہ سالوے صاحب ہے, میرے خیال میں ان کی بھی بڑی عزت کرتا ہوں, لیکن بات یہ ہے کہ وہ ایک گراؤنڈ ہی نہیں ان کے پاس, ایک ایسے ملک کے لیے ڈیفینڈ کر رہے ہیں جہاں پہ وہ پہلے ہی بڑی ویک کیس ہے. بالکل جناب, یہ بالکل وہ اس کی جو ٹوٹلی وقت ہے وہ 1 روپے ہی ہے. السلام علیکم, کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ آواز آ رہی ہے جی؟ میرا تعلق کلام سے اور ابھی رواس میں رہتا ہوں جناب. جی بھائی حکم کرے. سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے تو UN جو بنی ہے وہ تو انسانوں کے لیے بنی ہے, وہاں پہ یہ واضح کیوں نہیں ہونا چاہیے کہ کشمیر میں اتنی جو ہے نا ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن ہوتی ہے اس کے روک تھام کے لیے اقوام متحدہ اپنا کردار ادا کرے, اور ساتھ میں جو عالمی ممالک ہے اسپیشلی سپر پاور امریکہ, جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ابھی ایک نئی پالیسی اپنائی ہے کہ ڈائلاگ کے ذریعے مسئلے حل کیے جائیں, تو کیا کشمیر کا مسئلہ ڈائلاگ کے ذریعے حل نہیں کیا جا سکتا, یا ان کو یہ باور نہیں کرایا جا سکتا ہے کہ کشمیر میں اتنی وائلیشن ہوتی ہے؟ بالکل صحیح, میرے خیال میں آپ کا سوال بہت اچھا ہے. جہاں تک اقوام متحدہ کی بات ہے نا بھائی, 70-72 سال میں انڈیا نے بہت پروپیگنڈا کیا اور وہاں پہ اپنی پوزیشن کو اسٹرانگ کیا ہے, لیکن جہاں تک بات ہے آپ کا اور میرا کام بنتا ہے کہ دنیا کو کسی جگہ پہ بھی فیس بک ٹویٹر سے لے کے ای میلوں تک ہم ایجوکیٹ کرتے رہے, میڈیا سے کرتے رہے. اور جہاں تک بات رہی ڈونلڈ ٹرمپ وغیرہ کی, میرا یہ خیال ہے کہ جب آپ ان جمہوری حکومتوں کے اوپر عوام کو ایجوکیٹ کر دیتے, پریشر بنتا ہے اور وہ پھر خود انٹروین کرتے. نوبیل پرائز کس کو نہیں چاہیے, میرے خیال میں اس کا بہت. ایک اور کالر نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم, کون کہاں سے بات کر رہا ہے؟ وعلیکم السلام, کریم بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی بھائی فرمائیے. جی میں یاد کر رہا ہوں کہ دیکھو 43-46 ممالک میں جو کراچی میں آئے ہوئے تھے نا سمندری مشقوں کے لیے, وہ سیدھی سے زیادہ آیا وہ, اور کرتارپور کا بارڈر سکھوں کے ساتھ کھولنا, یہ اور پوری دنیا میں جو پاکستان کا امیج بہت بہترین طریقے سے جا رہا تھا نا, اس سے مودی بہت پریشان ہو گیا, اور وہ اس پریشانی کے حالات میں اس نے خود کروا کے یہ پلاننگ کے سکے کہ ایک طرف ادھر بالکل رائے ہم اب یہی ہموار ہو رہی ہے. کرن کچھ عرصے بعد یہ بھارت میں بھی ہموار ہوگی. آپ کا پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے, بالکل ٹھیک ہے جناب. اور اب بات کریں نا کہ کیسے دنیا کو ریئلائز کروایا جائے, کیسے جو اویلیبل فورم ہے ان کو استعمال کیا جائے. وزیر اعظم نے کالر کی طرف بھی جاتے ہیں, وزیر اعظم نے جب اسپیچ کی ہے تو اس کے بعد جو ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرینڈ بنا ہے وہ #پاکستان زندہ باد بنا ہے, اور اس کے بعد #PMIK the statesman. کالر کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم, کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جناب. جی میں بشیر انصاری بات کر رہا ہوں بکھڑ منڈی سے. جی جناب حکم کرے. جی ماشاء اللہ, سب سے پہلے تو میں اپنے پرائم منسٹر صاحب کو جو ہے وہ خراج تسلیم پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آج زبردست اسپیچ کی ہے, جو پلوامہ انسیڈنٹ پہ انہوں نے بھارت کو جواب دیا ہے. بالکل صحیح. اور اس کے بعد میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ان کی جو سوچ ہے اس کا معیار دیکھیں کہ آج ٹماٹروں پہ بحث کرتے رہے ہیں کہ ہم ٹماٹر بند کر دیں گے, پھر یہ پاکستانی جو آرٹسٹ ہیں ان کے گانے وہ اپنی سائڈ سے وہ ٹویٹ کر رہے ہیں. ایسے ہماری خواتین کو پتا ہے کہ ٹماٹر بند ہو جائے تو دہی کا استعمال بھی ہو سکتا ہے.
पदावी साहब देखें कि हम इनके टमाटरों पे बैठे हैं क्या ये इतनी छोटी जहनियत है इनकी, इतनी छोटी जहनियत है। कभी आर्टिस्ट पे पाबंदी लगा देते हैं, कभी क्रिकेट मैच पे पाबंदी लगा देते हैं, कभी जी टमाटर बंद कर दिए, कभी पाकिस्तान का वो ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। मेरा जो आज जो ज्यादा जो है ना, मैं जिस बात पे परेशान हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ वेयर इज यूनाइटेड नेशन कि अक़वाम मुत्तहिदा कहाँ है, उसका रोल कब होगा। आज हमने भी ये पूछ के देखा है, शायद पेशी साहब ने भी खत लिखा है कि शायद वहां से भी कोई जवाब आए, जवाब आए, और हम एक्सपेक्ट करते हैं। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। एक और कॉलर है, कौन साहब कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, मेरे ख्याल में ऑडियो का कोई मसला हो गया। जनाब आप कह रहे थे कि अब क्या करना है? अच्छा फरमाइए। अब जो ऑप्शन जिस तरह से आपने बात की, ऑप्शन का इस्तेमाल है, मैं सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ कि जैसे वज़ीर-ए-आज़म ने स्पीच की है, उसके बाद से ये जो ट्रेंड कर रही है ये चीज, अब ये इंडिया को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब आप किस पेज पे खड़े हैं, किस नईज पे खड़े हैं। पाकिस्तान की टोटल आबादी है 20-21 करोड़ की, उनकी आबादी है 1 अरब और 20 करोड़ के करीब। अगर आप सोशल मीडिया पे ये देखें, जो जिस तरह से हम ये मैसेज पहुंचा रहे हैं, मेरा ख्याल है बहुत ही इफेक्टिव तरीके से पहुंचा रहे हैं। ये फॉरम का इस्तेमाल, इसके बाद बिल्कुल बाकी बात भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम, खतीब बोल रहा हूँ पेशावर से सर। जी जनाब, हुक्म कीजिए। सर ये बात ये थी कि भारत कश्मीर पे जुल्म करते पाकिस्तान को चाहिए कि उसको मतोड़ जवाब दे सर। बता क्या करें? पाकिस्तान को चाहिए कि मतोड़ जवाब दे भारत को, कश्मीर पर जुल्म क्यों करते हैं। बिल्कुल सही है, वो जवाब दे दिया वज़ीर-ए-आज़म ने आज के, जब वक्त आएगा तो देंगे। हाँ जी बिल्कुल सही है। एक और कॉलर भी है मेरे ख्याल में। हाँ जी, कौन साहब कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? अता रहमान बात कर रहा हूँ हाली से। जी अता भाई हुक्म कीजिए। जी आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, हम बहुत शौक से देखते हैं। जी हम ये कहना चाहते हैं कि अगर पहले तो हम इंडिया के साथ अमन से रहना चाहते हैं, अगर कुछ जंग हम पे गुजरेगा हम इंशाल्लाह डट कर इंडिया को करारा जवाब देंगे। जी बिल्कुल सही है। अगर जो है ना हमारे साथ कोई लड़ाई करेगा, बदतमीजी करेगा, उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। अगर कोई दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा तो हम उनसे ज्यादा तेज से आगे बढ़ के जाएंगे। और ये बात अगर इंडिया को समझ आ जाए कि पाकिस्तान के अब तमाम इंस्टीट्यूशंस, पाकिस्तान के तमाम लीडर, सिविल मिलिट्री, सारे उनकी एक विजन है, और वो ये है कि रीजनल इंटीग्रेशन भी हो और पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। अगर इंडिया तैयार हो, उसका दिमाग ठंडा हो, तो हम ये भी कर सकते हैं। लेकिन अदरवाइज जो है फिर यही होगा कि तुम हुलैल मारोगे तो हम जूते मारेंगे। ठीक है, ऑप्शन पेड़ के बाद टमाटर ही रह जाएंगे। ओके जी, जो हमारी अपोजिशन जमातें हैं उन्होंने भी किरण इस पे बड़ी संजीदगी का मुजाहरा किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया, और उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने स्टेटमेंट दी है यूनानिमसली, सब इस मामले में साथ हैं हुकूमत की। लेकिन ये इस वक्त की जरूरत थी कि इस तरह के बयानात उनकी तरफ से भी आए जाएं और भारत को जो है वो ये इस तरह का जवाब भी दिया जाए। अच्छा, और ऑप्शन हमारे पास, एक तो हमने यूनाइटेड नेशंस की बात कर ली, इन फॉरम्स की बात कर ली, इसके बाद हमारे पास P5 सेक्रेटरी खारजा ने उनको बुलाकर वो भी ब्रीफ कर दिया कि जी पाकिस्तान की क्या पोजीशन है। एक सवाल आपसे पूछो, हमें ऑप्शंस की क्यों जरूरत है? अब जब बात है, हमने जिस तरह से हमें कहा है कि दुनिया को बताने की जरूरत है। इंडिया जो है ना तड़प रहा है, अपने ड्रामे कर रहा है। ठीक है, अगर वो बाय नहीं किया जा तो फिर हमें क्या जरूरत है हम भागते फिर। हमारे पीएम ने अपनी विजन जो है पॉलिसी स्टेटमेंट दे दी। पाकिस्तान में यकीन माने खुदा की कसम, अगर रहम ना आता हो ना वो 14-15 करोड़ मुसलमानों पे जो इंडिया में बैठे, अगर रहम ना आता हो ना बुद्धिस्ट और क्रिश्चियंस पे और बाकी मिनॉरिटीज पे, तो मैं दुआ करूं कि और सिखों पे, तो मैं दुआ करूं कि नरेंद्र मोदी ही जीते अगली दफा। उसकी वजह मैं बताता हूँ क्या है। हमारे लिए तो बहुत अच्छा है, इसकी हिमाकतों की वजह से पाकिस्तान के अंदर अगर नेशनल इंटीग्रेशन नहीं हो रही थी पहले, आज बहुत ज्यादा हो गई। पूरे पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में आप जाके पूछे, सारों का सेंटिमेंट ये है कि इंडिया का दिमाग खराब हो गया है, क्या हो गया है, या ये कोई प्रोपेगेंडा है। तो इस वक्त जो है द बॉल इज इन देयर कोर्ट। हमारे वजीर आजम ने अपनी विजन दिखा दी, बता दिया अगर मिस एडवेंचर करोगे तो याद रखना हम भी उससे बेहतर एडवेंचर करेंगे, जवाब देंगे।
जो प्रोपेगेंडा है ना इंडिया की तरफ से किया जा रहा है, जिस तरह से आपने बताया ना, प्रोपेगेंडा से ज्यादा तो हम तो हकीकत पे मबनी उस प्रोपेगेंडा को क्या कर रहे हैं, डिफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है बताने का ये भी मकसद इसलिए है ताकि प्रोपेगेंडा डिफ्यूज हो जाए। ब्रेक के लिए हमें कहा जा रहा है, तो वापस आएंगे तो इसी मौजू को आगे लेकर चलेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि कश्मीर की जो वादी है, मकबूजा कश्मीर की, वहां सूरत हाल इस वक्त क्या है। इस ब्रेक के बाद पाकिस्तान में डॉक्टर्स की सबसे ज्यादा तजवीज करदा पैनाडोल, मेरा भरोसा। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रिव्यू करें। खुराक लेबल पर दी गई हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। हर रोज इमरजेंसी से निपटना मेरी जिंदगी का हिस्सा है, काम के दौरान और घर में भी, क्योंकि ये सब मुझ पर भरोसा करते हैं, इसीलिए मैं कोई भी चांस नहीं ले सकती। पाकिस्तान में डॉक्टर्स की सबसे ज्यादा तजवीज करदा पैनाडोल, दर्द में मौसर आराम दिलाए। पैनाडोल, मेरा भरोसा। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रिव्यू करें। खुराक लेबल पर दी गई हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। वेलकम बैक जी। GOCNG 15 कोर के लेफ्टिनेंट जनरल KGS ढिल्लू भारतीय फौज के, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कश्मीरी अवाम को धमकाया है, न सिर्फ कश्मीरी अवाम को धमकाया है बल्कि माएँ बहनें कहते हैं जी सबकी साझी होती हैं। उन्होंने इवन माओ तक को कह दिया है कि ना अपने बच्चों को आप लगाम डाल के रखें। यानी अब लेवल ये आ चुका है कि वो उनसे हथियार आप ले रहे हैं, नहीं तो जिम्मेदारी जो है वो हमारी नहीं होगी। और उन्होंने फौज को कह दिया, अपनी जो भारतीय गासिब फौज है कश्मीर में, कि आपको खुली छूट है, आप बिल्कुल फायर कर सकते हैं, निहत्ते लोगों पे फायर कर सकते हैं। आप देखें अपनी फ्रस्ट्रेशन कैसे निकाल रहे हैं, किन लोगों पे निकाल रहे हैं, एक बात वो निहत्ते लोगों पे निकाल रहे हैं फ्रस्ट्रेशन। एक बात बताएं, हमें कहते हैं कि हमेशा से कहते हैं ना, इंडिया का प्रोपेगेंडा है कि पाकिस्तान एक आइडियोलॉजी के नाम पे बना है। इंडिया तो 5000 साल से, यार कितनी आबादी है, 1 अरब 30 करोड़, ठीक है। आबादी इधर कितनी है, 1 करोड़ भी नहीं कश्मीर की। अच्छा, कितने लोग मारे गए, 40 बंदे। इंडिया के अंदर इतने लोग फौजी सिपाही तो फूड पॉइजनिंग से मारे जाते हैं। जी हाँ, खुदकुशी कर लेते हैं। हाँ, खुदकुशी कर लेते हैं और पता नहीं क्या कुछ होता है, कुत्ते नलाते नलाते जो है उनको मार दिया जाता है। एग्जैक्टली। इतना ज्यादा हाइप क्रिएट करने का क्या मतलब है? यू हैव एन आइडेंटिटी क्राइसिस। जी हाँ, तुम्हारी आइडेंटिटी क्राइसिस के लिए तुम्हें पाकिस्तान को, नेपाल को, श्रीलंका को लताड़ना पड़ता है, तब जाके तुम्हारी आइडेंटिटी बनती है। कश्मीरियों को जब तक तुम न मारो उस वक्त तक तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं बनती। इसका मतलब ये है कि यार तुम तो नेचुरल मुल्क ना हुए। अगर नेचुरल मुल्क हो, अगर आप कहते हो कि पाकिस्तान वखरा है और आप बिल्कुल वखरे हैं और आप चीन, ईरान, अमेरिका और दीगर ममालिक की तरह हैं, तो भाई आपके पास आइडेंटिटी क्राइसिस पाकिस्तान बैशिंग के अलावा भी कुछ होना चाहिए। बिल्कुल। वेयर इज दैट? अच्छा, अब जब आप निहत्ते लोगों को मारते, आपको पता है बरखा दत्त वो खातून है, सहाफी है, जिनका आगाज कारगिल के पीरियड से हुआ है, रिपोर्टिंग की थी उन्होंने, यानी कि उनके एस्टेब्लिशमेंट को कवर करने वाले खातून। सिर्फ इतना कह दिया कि कश्मीरी अगर उन पे हमला हो रहा है पूरे इंडिया में तो मेरे पास आ जाएंगे, मैं प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ, ये सपोर्ट करना, उसके जान के लाने पड़ गए। हरियाणा में आपको पता है क्या हुआ? हाँ जी, उनके बाजार किस तरह बंद किए। हाँ जी, कि जब चलो तुम वापस जाओ कश्मीर में, और स्टूडेंट्स के साथ क्या हो रहा है, एग्जैक्टली, कि जी आप वापस जाएं। अब तक उनको हरास किया जा रहा है कि जो इंतजामिया है वो परेशान है कि जी आप क्या करें। अगर परेशान किया, मैं तो ख्याल है मिली भगत है इनकी, अगर मिली भगत ना होती तो कैसे किसी को आप छूट दे सकते हैं? बिल्कुल सही है। अगर आपको 1990s याद हो ना, तो पहली दफा जो वह है बीजेपी है, RSS से बढ़ के कैसे एस्टैब्लिश हुई थी। उन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद किया और उसके ऊपर फिर बाद में रथ यात्रा की, पहले की, और उससे लोग मारे गए, उससे खौफ क्रिएट हुआ।
لیکن یہ عام طور پہ کرتے ہیں کون سی ریاست میں؟ یوپی میں یا مدھیہ پردیش میں یا راجستھان میں یا سی پی، ایسی جگہ پہ. اس دفعہ ایک معاملہ ہو گیا، اب دوبارہ دے آر ٹرائنگ نا. اسی طرح سے گجرات کا ہوا، مودی بن گیا. یہ میں کہتا ہوں نا، جو وہ ہے نا لا آف ڈیمینشنگ ریٹرنس، آپ اپنے آپ کو ایکسٹریمسٹ کرتے جاتے ہیں. پہلے بچا لیا گیا کہ ایڈوانی کے بجائے واجپئی کو پی ایم بنا دیا. بالکل. اب جو ہے واجپئی یہ بن گیا، مودی بن گیا. آگے کون آ رہا ہے؟ اب مودی صاحب نہیں ہے ان کے ایکسٹریمسٹ کے قریب دل کے. بالکل ٹھیک ہے. اب ہے سوامی وہ یوگی آدتیہ ناتھ ہے جناب. بالکل جی. السلام علیکم. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کالر نے جوائن کیا ہمیں. میں شاہرخانہ سے حاجی خادم صاحب بات کر رہا ہوں. جی جناب حکم کریں. میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں، وہ بہت دلیر آدمی ہے. جی جناب. لیکن جو مودی صاحب ہے نا، یہ ان کا پروپوگنڈا اس کی مجبوری بن گیا ہے کہ الیکشن جیتے گا تو کچھ نہ کچھ کر کے جیتے گا. غلطی وہ کر بیٹھا. تو میں اپنے پرائم منسٹر اور چیف آرمی صاحب کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ 24 گھنٹے رہ جناب تیار رہنا ہے. ہاں جی. ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ کافر لوگ ہیں. یہ جب بھی انہوں نے وار کیا چھپ کے کیا. بالکل صحیح ہے، اور آپ نے بات تو بالکل صحیح کر دی. اور میرے خیال میں آج ہمارے وزیر اعظم نے بتا دیا کہ ہم تیار ہیں. اور آپ کو بالکل اعتماد ہونا چاہیے اپنے تمام اداروں پہ. سارے ادارے الرٹ ہیں. اور ہماری سپاہ بھی کمال ہے جی، ہماری سپاہ کی لیڈرشپ بھی کمال ہے. تو انشاءاللہ ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ. ایک اور کال ہے میرے خیال میں. جی کون بول رہا ہے؟ کہاں سے بات کر رہا ہے بتائیے. آواز آ رہی ہے جی؟ اوکے جی. میرے خیال میں کوئی آڈیو کا ڈسٹارشن یا پرابلم. اب میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ ایک ڈسٹارشن کا وہ ہے. پہلے ایڈوانی ایجوکیٹڈ آدمی تو تھا نا، واجپئی ایجوکیٹڈ آدمی، پھر آگے مودی جس کے اوپر الزام ہے کہ اس کی ڈگری جو ہے وہ جعلی ہے. اور اب آگے یوگی آدتیہ ناتھ، جس کا یہ ہے کہ لوگوں کو، مسلمانوں کو مارو. اگر ایک کو مارو گے، ایک ہندو کو کوئی چوٹ لگے گی تو ہم 10 مسلمان ماریں گے. یہ جو ہے نا بدصورتی بڑھتی جانے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب مودی صاحب جو ہے نا وہ جیت نہیں سکتے. اب جیتے گا تو وہ یوگی آدتیہ ناتھ جیتے گا. اب جیتے گا تو وہ کوئی RSS کی کوئی دن ب دن پستی ہوگی. اور دوسری سائڈ پہ یو پی میں ہوا تھا نا مظفر نگر، جو میں نے آپ کو بتایا تھا 2012-2013 میں. اس کے بعد کیا ہوا، بہت بڑی بستی جو ہے نا وہ ڈسپلیس ہو گئی مسلمانوں کی. اس کو دیکھ دیکھ کے لوگوں نے کہا کہ یار ووٹ ڈالو ورنہ مودی مارے گا. ٹھیک ہے. اب کیا ہو رہا ہے؟ اب ہو رہے جموں میں، اب ہو رہے اٹیک کشمیریوں پہ. اس کا مطلب یہ کہ عام انڈین کو اس سے زیادہ فرق نہیں پڑنا. تو اس لیے الیکشن میں جو ہے نا کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا. آگے. السلام علیکم. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم. یاسر بھائی اختر بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی جناب فرمائیے. جی میں یہ کہنا چاہوں گا، دیکھیں ہمارے پرائم منسٹر صاحب کتنے بریو آدمی ہیں. انہوں نے بہت اچھا جواب دیا اور پڑھے لکھے جو پرائم منسٹر اس کی طرح جواب دیا. ایک سائڈ پہ انڈیا کا جو پرائم منسٹر ہے اس کا جواب سن لیں، گدڑ دب کے لگا رہا، سب کو نظر آ رہی. اور انہوں نے ماشاءاللہ ٹرمپ کو بھی بہت اچھا جو جواب دیا ہے. اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ہے نا ایک مزدور کی بات کرتے ہیں. اس سے پہلے بھی حکومتیں آئی لیکن مزدور کی بات نہیں کسی نے بھی کی. اور ماشاءاللہ اتنا اچھا اور سلجھے طریقے سے جواب دیا اور سب بھی سمجھ میں آ رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ایک عام آدمی کی زبان میں انہوں نے بات کی ہے تاکہ سب کو سمجھ آ جائے، ادھر بھی اور ادھر بھی. السلام علیکم. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں سرگودا سے بات کر رہا ہوں، محمد احسان الہی. جی احسان صاحب حکم کریں. سر جی خان بطاطی صاحب، آپ سے میں 100% ایگری ہوں کہ انڈیا جو ہے وہ اس وقت ہمارے علاقائی جو حیثیت ہے اس کو ٹھکرا رہا ہے. وہ یہ بات جانتا ہے کہ چند ماہ اور آگے اگر پاکستان سروائیو کر گیا تو یہ علاقے کی وہ سپر پاور ہوگا جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا. آمین. اور انڈیا کے اندر جو بیٹھے اس کے ہندو پنڈت، ان کو صلاح مشورے دینے والے، یہ چائے والا یہ جانتا تک نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے آئندہ چند سالوں کے اندر، کیونکہ پاکستان سپر پاور ہے
और सुपर पावर मुसलमान, तो सुपर पावर ही रहेगा। चले आपकी मोहब्बत के सदके भाई, इसको आगे भी लेके जाएंगे आपकी मोहब्बत के सदके, आपके अच्छे जज्बात के सदके। लेकिन बात यह है कि हमारी विजन ये नहीं है कि कोई और मुल्क तबाह हो तो हम खुश होंगे, बल्कि हम सबको साथ लेके चलना चाहते। बस होश के नाखुन लेना जरूरी है, अगर नहीं लेंगे तो फिर वही होगा जो आप फरमा रहे। ये अब मैं कुछ वाकयात की तरफ मैं आपकी तरफ भी दिलवाना चाहता हूँ और अपने नाज़रीन की तरफ भी। 2 जनवरी 2016 को पठानकोट में वाकया होता है, 18 सितंबर 2016 को उड़ी में वाकया होता है, 14 फरवरी 2018 को पुलवामा में वाकया होता है। इन तमाम वाकयात को अगर आप इकट्ठा कर लें और इन तमाम वाकयात के कितने वक्त के बाद पाकिस्तान पर इल्जामात आयद किए गए हैं उसको देख लें, और इसके साथ साथ इन वाकयात में मुलव्विस कितने लोगों को आज तक इतनी बड़ी भारतीय हुकूमत, इतना बड़ा उसका स्ट्रक्चर उसने पकड़ा है और कटहरे में लेकर आए हैं। ये तमाम बातों को अगर आप देखें तो आपको सारे के सारे जवाब मिल जाते हैं कि इनकी दौर में इतने ज्यादा वाकयात क्यों होते हैं और कुछ पकड़े भी नहीं जाते और पाकिस्तान बैशिंग होती है। बिल्कुल सही। और मैं आपको इसकी मेंटालिटी बताते देता हूँ। इंडिया के पास एविडेंस या तो होते नहीं है या क्रिएट करता है। एक मामला हुआ, पता है कि इंडिया के अंदर, वही मैं कहता हूँ आइडेंटिटी क्राइसिस का मामला 9/11 हुआ ना, 11 सितंबर हुआ। अमेरिका में लिखते ऐसे हैं कि महीना पहले लिखते और फिर आगे से स्लैश करते और फिर डेट लिखते। इंडिया ने मुंबई हुआ तो इंडिया ने भी उसी तरह लिखना शुरू किया, ठीक है। उसामा हुआ तो इन्होंने भी कोई ना कोई बंदा ढूंढ के जाना उसका नाम लेना शुरू कर दिया, ठीक है। ये है आइडेंटिटी क्राइसिस। और ये मैं कहता हूँ खुदा के लिए हमसे नफरत करनी है करो, लेकिन अपने बच्चों से हमसे ज्यादा, जितने हमसे नफरत करते हो उससे ज्यादा अपने बच्चों से तो प्यार करो यार। जंग और जदल से कभी फायदा नहीं होता। लेकिन मामला ये है कि इंडिया ने, क्योंकि 9/11 के बाद अमेरिका ने कहा था ना कि जी उसामा होगा, फॉक्स ने शुरू कर दिया था और ये अलकायदा होगा, वो तो सही साबित हो गया। यहाँ पे जो है ना इन साहिबान ने वही काम शुरू कर देना है और बार बार करते रहना है। उनके इंडियन मीडिया के अंदर अपने वजीर आजम की औकात नहीं रहेगी द मोमेंट ही सेज समथिंग काइंड टुवर्ड्स पाकिस्तान। क्यों, मैं वो भी बता दूंगा, आप बात कर लीजिए। आप मैं एक बात एक और भी करना चाहता हूँ। चलें, आप ये कहते हैं जी पाकिस्तान इसमें मुलविस है, आपका पाकिस्तान पे इल्जाम है। एक और बात आपसे कर लेते हैं कि आपको अगर इतना ही शौक है पाकिस्तान पे इल्जाम तराशी करने का, तो हमें सिर्फ वो सर्जिकल स्ट्राइक्स की कोई वीडियो ही दिखाने भाई कुछ तो दिखाने। ये हम आपको क्या वीडियो हो आप देखिए, एक साल बना के और बाकी जो है 1 साल तक आपके मुल्क में अगर कोई कहता था कि यार सबूत दिखाओ, वो जो है ना वो केजरीवाल साहब है, उनको जो है ना इन्होंने कहा तू एंटी नेशनल है, और दूसरा भी उसको बेचारे को इलेक्शन में थप्पड़ मार दिया गया था। लेकिन इस तरह से जो एटीट्यूड है अगर आप उसको देखते रहेंगे तो फिर आप हैरान होते रहेंगे। कुछ कहा जा रहा है मेरे ख्याल में। बिल्कुल जनाब, हैरान होते रहेंगे। और हमने तो दरखास्त कर दी है लेकिन शायद वहां से कोई जवाब नहीं मिलेगा। हाँ, एक जवाब जरूर मिल रहा है आजकल हमें। पाकिस्तान में जो टमाटर इस्तेमाल हो रहे हैं भारत के, उन्होंने इतनी सख्त हमें धमकी दी है कि हम टमाटर बंद कर देंगे। वो क्या धमकी दी है आपको भी दिखाते हैं। मामला संजीदा है लेकिन मजाका खेज कौन बना रहा है खुद देख लीजिए। और भारत से अब पाकिस्तान को टमाटर नहीं भेजा जाएगा। अब लाल टमाटर को तरसेगा पाकिस्तान। जी हाँ, अब पाकिस्तान हमारे टमाटर खाकर हमारे खिलाफ दुश्मन पैदा नहीं कर सकेगा, क्योंकि एमपी के झाबुआ के किसानों ने पुलवामा हमले के बाद तय कर लिया है कि वो नुकसान उठा लेंगे, लेकिन यहाँ के टमाटर पाकिस्तान को निर्यात नहीं करेंगे। किसानों का कहना है कि हमारे टमाटर खाकर पाकिस्तान हमारे ही जवानों को मार रहा है। अब हम पाकिस्तान में टमाटर नहीं भेजेंगे क्योंकि ये टमाटर हमारा भी खा के और हमारे भी जवान को मारते हैं, इसलिए हम अब पाकिस्तान में टमाटर नहीं भेजेंगे। किसानों के फैसले को एमपी के सीएम कमलनाथ ने भी सराहा है। ओके जनाब, टमाटरों की बात हो रही है। इंडियन मीडिया की ये हालत होगी है, हालत इतनी पतली हो गई है कि इनके पास अब कोई बेस मौजूद नहीं है मां सवाए टमाटरों के। दुनिया में शायद आपको कभी इतनी कोई भोंडी एग्जाम्पल ना मिली हो कि किसी और मुल्क से अगर आपने बदला लेना है तो आप टमाटर बंद कर दें, शौक से बंद करें, हमें कोई मसला नहीं है। गुर्बत आपके यहाँ बहुत ज्यादा है,
आपके यहाँ वो क्या कहते हैं वॉशरूम और टॉयलेट से इतना मसला है कि इस पे बॉलीवुड की मूवीज बनती हैं, तो टमाटरों से क्या कर लेंगे? पता नहीं इन्होंने दिखाया या नहीं दिखाया, जब ये वीडियो चल रहा था शर्म के मारे मेरे मुंह पे चूंटियां रेंग रही थी, मैं सर पकड़ के बैठा था। यार यू कॉल योर सेल्फ अ पावर, यू कॉल योर सेल्फ अ ग्रेट पावर, और ये हालत है तुम्हारी। देखिए मैं आपको एक और मामला बताऊं, इस वक्त नरेंद्र मोदी इज नथिंग। नरेंद्र मोदी के साथ फौज को भी इतना कंट्रोल हासिल नहीं है। इस वक्त पता क्या हो रहा है, इंडिया के जो मल्टा बिलियनियर है ना, वो बहुत अमीर हैं और वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। $50 बिलियन का अंबानी है, ऐसे और है। तो अब अगर आप उन तमाम लोगों की हरकतें देखें तो उससे आपको पता चलता है कि ये सारे का सारा जो है पपेट तमाशा है। एक इनकी नाम निहाल कोर्ट स्टार डॉक्ट्राइन है। अब लोग पता है क्या याद करेंगे इंडिया को, कि इन्होंने जब ये मामला हुआ था पाकिस्तान के साथ किसी का सूरत हाल हुई थी मुताफी साहब, तो ये टमाटो डॉक्ट्राइन जो है वो इस्तेमाल की। चलिए देखिए टॉपिक इसी हवाले से है और इसी की एक्सटेंशन है। वो क्या है, वज़ीर ख़ारिजा ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस को खत लिखा है, और खत में क्या लिखा है, सारी सूरत हाल से उन्हें आगाह किया है। और क्या आगाह किया गया है कि भारत हम पर इल्जाम तराशी कर रहा है, सूरत हाल दिन ब दिन कशीदा होती जा रही है, और वो अपनी जो दाखिली सियासत है उसको, खित्ते की जो सिक्योरिटी है उसको यकीनन वो खतरे में डालकर अपनी दाखिली सियासत को चमकाने की कोशिश कर रहा है। इसमें अक़वाम मुत्तहिदा अपना किरदार अदा करे, इंटरवीन करे। अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार कितना जरूरी है, और ख़ास तौर पे जनरल असम्बली के जो अरकान होते हैं, ये जो ममालिक हैं, और जो इसकी क्या कहते हैं कैबिनेट जिसको कहते हैं, वो सिक्योरिटी काउंसिल, उसको कितना जरूरत है जल्दी रिस्पॉन्ड करे, और खासतौर पे जो पाकिस्तान की कंसर्न इस हवाले से उसको जो है वो जवाब दे। मेरे ख्याल में इन्होंने बहुत अच्छा किया कि मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन में मल्टीनेशनल इंस्टीट्यूशंस को अप्रोच करना अच्छी बात है। और इंडिया को ज़रूरी बात है कि एक आर्गुमेंट तो बनता है ना भाई, हमने पहले डॉसियर भेजा हुआ है, किनको भेजा हुआ है, अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी को। इसी तरह से डॉसियर जा चुका है अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल को, तो दे आर इन्फॉर्म्ड कि व्हाट इंडिया हैज बीन डूइंग, और फिर भी हम वो कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, आप लेटर भी लिखिए, आप एंगेज भी कीजिए, आप अगर कोई इंडिया बहुत ज्यादा तड़पता फड़कता है तो उसको काउंटर भी कीजिए, लेकिन फ्रैंकली एंड में जो है ना बैक चैनल से ही होना है जो कुछ होना है, चाहे वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के बड़े बड़े मुल्क अमेरिका, चीन, दीगर ममालिक या सऊदी अरब, वो अपने गुड ऑफिसर्स दें कि आपको डीएस्केलेट करना है, या फिर जो है वो कहीं पे जाके हम खुद जो है अपने बैक चैनल करें, वरना अदरवाइज जो है ना अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो खुद जाके इंडिया को वो करे। याद रखें, डोनाल्ड ट्रंप को गंदा करने वाला अमेरिकन और वेस्टर्न मीडिया, अच्छा बरतानिया की टेरेसा मे को गंदा करने वाला इंटरनेशनल मीडिया, जब मोदी की बात आती चुप हो जाते। कुछ तो होगा ना, इतना पैसा है यार। आपको मैं बता रहा था अंबानी का पता है नेटवर्थ कितनी है, दुनिया का अमीर तरीन आदमी जेफ बेजोस, उसकी $130 अरब से थोड़ा सा ज्यादा उसकी टोटल नेटवर्थ है। अंबानी की जो है वो 50 बिलियन प्लस है, ठीक है। इसी तरह से अडानी को देख लें, टाटा 60+। अब ये सारे लोग जो है वो अपने मुल्क को बेल आउट, कॉर्पोरेट पावर है जी जो इस वक्त उनको रन कर रही है, और बाकी इंडिया को बहुत सारी टाटा बिरला यकीनन सारे उसको रन करने की कोशिश, तो हमारे भी होने चाहिए, बिल्कुल हमारे भी याद हो जाए सी बात है। लेकिन एक बात है कि इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा अगर रिस्पॉन्ड नहीं करती है, अक़वाम मुत्तहिदा अपनी जो रिवायती जो उसका तर्ज अमल है उसका ही मुजाहरा करती है, तो ये अक़वाम मुत्तहिदा को भी देखना चाहिए कि ये दोनों ममालिक की जो कशीदगी है वो हम किस तरफ लेकर जा रहे हैं और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। कैपिटल व्यू से इतना ही। यासिर रहमान और फरूख फतासी आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।